हेलो फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक अग्निहोत्री। साइको सीरियल किलर। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि सीरियल किलर की एग्जैक्ट डिफिनेशन होती क्या है। इसकी सबसे सही परिभाषा 1970 में रोबोट रेसलर ने दी थी, जो कि एक भूतपूर्व एसबीआई एजेंट भी रह चुके हैं। उनके अकॉर्डिंग सीरियल किलर वो होता है जिसके 30 दिनों के अंदर 3 या 3 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं करता है और साथ में ही कत्ल के बीच में एक सिग्निफिकेंट गैप होता है। एक सीरियल किलर का आईक्यू लेवल नॉर्मल इंसान से काफ़ी ज़्यादा होता है, पर इनका ईक्यू लेवल यानी इमोशनली इंटेलिजेंस काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर नॉर्मल पर्सन। ये वही हिस्सा होता है जो आपकी इमोशनल अटैचमेंट, स्ट्रेस को कम करना, कम्युनिकेट करना, ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। सीरियल किलर में ये काफ़ी कम पाया जाता है। इन साइकोपैथिक किलर को पहचानना आसान नहीं होता। इनफैक्ट ये हमारे बीच में ही रहते हैं, हमारे जैसे ही नॉर्मल दिखते हैं, पर जब भी ये अपना जुर्म को अंजाम देते हैं तो देखने वालों की रूह कांप उठती है। आज हम इन्हीं में से एक साइको सीरियल किलर के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे उसने अपने जुर्म को अंजाम दिया। इन 2 सितंबर 2014 रांची सिटी मोराबादी झारखंड, पुलिस को मोराबादी के पास ही एक पेड़ पर लटकी हुई संदिग्ध लाश मिली। लाश एक लड़की की थी जो कि 24 वर्ष की आयु की थी। चौंकाने वाली बात यह थी कि लड़की का सर उसके धड़ से गायब था। वहां के लोगों ने जब पेड़ पर बिना सर वाले धड़ को लटका हुआ देखा तो सबकी सांसें अटक गई थी। डर का माहौल रांची में इस कदर फैल चुका था कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। पुलिस की एक टीम हरकत पे आ चुकी थी। वो जल्द से जल्द कातिल को ढूंढने में लग गई, पर कहीं से कुछ सुराग ना मिलने पर करीबन 14 महीने के बाद 26 नवंबर 2015 को ये फाइल बंद कर दिया गया। रांची में ही रह रहे अंकित आहूजा, जिसकी उम्र 25 साल, अंकित के पिता रविंद्र आहूजा, जो कि बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए एम्प्लॉयर हैं और इनका आए दिन ट्रांसफ़र होते रहता था, कभी दिल्ली कभी मुंबई, और अभी करंट में वो रांची सिटी में रह रहे थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इनके बारे में आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो साइको किलर के तार हैं वो कहीं ना कहीं अंकित आहूजा से भी जुड़ने वाले थे। इससे पहले मैं आपको कुछ बताऊं, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि अंकित आहूजा का बर्ताव समाज में कैसा था, वो किस प्रवृत्ति का इंसान था। अंकित आहूजा, जो कि एक बैड टेम्पर्ड यानी काफ़ी चिड़चिड़ा हुआ इंसान था, वो किसी की भी सुनता नहीं था। इनफैक्ट बचपन में वो जो भी स्कूल में पढ़ाई करता, वहाँ के बच्चों से मारपीट करना, टीचरों से मुंह लड़ाना उसकी आदत सी हो गई थी। न जाने कितने बार ही अंकित सस्पेंड होकर स्कूल से निकाला गया था। इससे तंग आकर अंकित के फादर ने उसे बुरी तरह मारा पीटा भी था, फिर भी उसे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन अंकित की माँ उससे पूछती कि बेटा ये सब तुम क्यों करते हो, क्यों दूसरों को तकलीफ देते हो। तो उसने जो अपनी माँ से कहा तो उनकी माँ की आंखें खुली की खुली रह गई। अंकित ने कहा कि माँ, मुझे लोगों को मारना अच्छा लगता है। जब मेरी बच्चों से लड़ाइयाँ होती है उन्हें मैं दर्द से तड़पता देखता हूँ, रोते देखता हूँ, चिल्लाते देखता हूँ, तो मुझे पता नहीं क्यों उन्हें रोता देख अच्छा लगता है। ये बात अंकित की माँ सुनते ही शॉक हो जाती है कि एक 10 साल के बच्चे के अंदर आखिर इतनी नफरत कैसे आ सकती है। ये बात अंकित की माँ को खाई जा रही थी, पर माँ ने किसी को अंकित के मेंटल हालत के बारे में नहीं बताया। धीरे धीरे समय का चक्र बढ़ता गया, जगह बदली, टाइम बदला, अंकित समय के साथ बड़ा हुआ। ज़्यादातर ऐसे केस में पाया गया है कि ऐसे लोगों के फ्रेंड नहीं बनते, वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, पर अंकित के केस में ऐसा नहीं था। वो जैसे जैसे बड़ा होते गया वैसे वैसे उसकी समझदारियाँ भी बढ़ती गई और अंकित के भी फ्रेंड बनने लगे। उनमें से एक विकी पटनायक, जो कि अंकित के काफ़ी करीब था। पर जीवन का सत्य है कि आपकी दोस्ती भी उसी इंसान से गहरी होगी जिस प्रवृत्ति के आप हो। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस नेचर के हो, आपकी दोस्ती भी उसी नेचर के इंसान से गहरी होगी। अंकित के फादर की एक और बार ट्रांसफ़र उत्तराखंड के मसूरी हिल स्टेशन में कर दिया गया था, पर अंकित मसूरी जाना नहीं चाहता था। पर वो कहते हैं ना कि नियति जब अपना खेल खेलती है तो अच्छे अच्छों की पहाड़, कुछ गिने चुने घर, नदियों से बहता पानी, चारों तरफ प्रकृति की खूबसूरती अंकित को आकर्षित लग रही थी। पर मसूरी की इन्हीं खूबसूरत वादियों को किसी की नजर लगने वाली थी। अंकित तो जा रहा था नए जगह से रूबरू होने, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था।
रात ज़्यादा हो गई थी। अंकित घर को लौटा नहीं था। उसके माँ पापा अंकित को कॉल कर रहे थे। अंकित का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। अंकित के करीबी मित्र विक्की पटनायक, वो भी घर शिफ्टिंग में हेल्प करने मसूरी आया हुआ था। उसने भी बहुत बारी अपने मित्र को कॉल करी, पर फ़ोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। अंकित आहूजा के फादर और विक्की दोनों कार में बैठकर अंकित को ढूंढने निकल पड़े। अपने अपार्टमेंट से 25 किलोमीटर दूर जाते ही अंकित की बाइक रोड के किनारे गिरी हुई मिलती है। अंकित के पापा कार से उतरकर अंकित को ढूंढने लगते हैं। चारों ओर जंगल और अंधेरी रात। जंगल में घुसते ही कुछ दूर पर अंकित बेहोश पड़ा हुआ मिलता है। वो लोग अंकित को वहां से हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, पर उसी टाइम अंकित को होश आ जाता है और वो हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है। वो लोग फिर घर की ओर निकल जाते हैं। घर पहुंचते ही अंकित की माँ अंकित से पूछती, आखिर क्या हो गया था, तुम कैसे बेहोश हो गए थे? पर अंकित को कुछ याद नहीं रहता। वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अंकित अपने रूम में चैन की नींद तो सो जाता है, पर कुछ देर में मसूरी के लोगों की नींद उड़ने वाली थी। सुबह होते ही मसूरी के थाने में हड़कंप मच जाती है। थाने के पास ही पीपल के पेड़ में एक लड़की की लाश लटकी हुई मिलती है। वहाँ के सारे पुलिस ऑफिसर की आंखों में जो खौफ था वो कोई बयां नहीं कर सकता। लड़की का सर ही गायब था, उसकी धड़ ही सिर्फ लटकी हुई थी। ये बात आग की तरह मसूरी शहर में फैल चुकी थी। आम आदमी, मीडिया, पुलिस, यहाँ तक कि उत्तराखंड की सरकार तक को ये इंसिडेंट हिला के रख दिया था। पुलिस अपनी छानबीन करना स्टार्ट कर चुका था। मसूरी थाने से महज 2 किलोमीटर की दूरी पे वो लड़की का कटा हुआ सर एक प्लास्टिक बैग में मिलता है। जब पुलिस की टीम का एक ऑफिसर वो प्लास्टिक के कवर को हटाता है तो जो वो देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। लड़की का कटा हुआ सर का खोपड़ी पूरा खुला हुआ था और उसके दिमाग का 90% हिस्सा गायब था। ऐसा लग रहा था कि किसी जानवर ने उसके दिमाग को खाया हो। पूरे बॉडी को फोरेंसिक लैब भेजा गया। फोरेंसिक लैब से जो बात पता चली उससे सभी ऑफिसरों का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। फोरेंसिक वालों ने बताया कि इसकी हत्या की गई थी और 10% जो लड़की का दिमाग का हिस्सा बचा हुआ था उससे ये बात पता चली कि लड़की के दिमाग में इंसानी दांत का डीएनए पाया गया, जिससे कातिल का पता भी लगाया जा सकता था। और सबसे चौंकाने वाली बात, फोरेंसिक वालों ने ये बताया कि लड़की को होश में रख कर ही उसके सर की खोपड़ी को बेरहमी से खोलकर किसी ने उसके दिमाग को खाया था। ये चीज़ें पता चलने के बाद वहाँ के ऑफिसर की रूह कांप उठती है कि आखिर कोई ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसी दरिंदगी से किसी को कैसे मार सकता है। ये सारी बातों को पब्लिक में बताने के लिए ऊपर से मना किया गया ताकि लोग पैनिक ना हो, पर मीडिया से ये सब कहाँ छुपने वाला था। मीडिया अपने सोर्स के दम पर पता करवाया और उसने टीवी पर टेलीकास्ट भी कर दिया गया। ये न्यूज़ टेलीकास्ट होते ही लोगों पे सनसनी मच गई। लोग इतने डर चुके थे कि वो अपने घर से निकलना भी बंद कर दिए थे। और उधर अंकित आहूजा की आंख खुली और उसके फादर ने उसे सारी बात बताई कि मसूरी में क्या हुआ। इससे उसके पापा भी काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। वो भी अपने ऑफिस से छुट्टी ले लिए थे और सख्त हिदायत भी दी थी कि किसी को घर से नहीं निकलने की, पर पता नहीं क्यों अंकित को इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। पुलिस हथियारों की तलाश कर रही थी और उधर अंकित को घर में बैठे रहना बोर कर रहा था। उसने अपने फ्रेंड विक्की को साथ में चलने को पूछा, पर विक्की ने मना कर दिया। उसने बोला मुझे कुछ और काम है। तो अंकित अपनी बाइक स्टार्ट करा और शाम में घूमने निकल गया। रात में जब अंकित घर लौटा तो उसके पापा उसे डांटने लगे कि ऐसे सिचुएशन में कोई कैसे घूम सकता है। अंकित अपने पापा के बातों को इग्नोर करा और अपनी मॉम के बारे में पूछा कि माँ कहाँ है। तो पापा ने बताया कि तुम्हारी माँ को मेडिसिन लेनी थी, वो मेडिकल शॉप गई है, और साथ में मैंने विक्की को भी भेज दिया ताकि मेडिसिन लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये सब सुनकर अंकित अपने कमरे में चला जाता है। अगले सुबह मसूरी शहर का दिल दहल उठता है। मसूरी शहर से 35 किलोमीटर दूर चक्रता थाने के पास एक और लाश लटकी हुई मिलती है और इस बार भी कोई 25 साल की लड़की रहती है और इस लड़की का भी सर धड़ से गायब रहता है। पुलिस दोबारा से छानबीन करती है
पुलिस दोबारा से छानबीन करती है तो थाने से उतनी ही दूरी पे 2 किलोमीटर पर वो दूसरी लड़की का सर प्लास्टिक कवर से लिपटा हुआ मिलता है। ऑफिसर के चेक करने पर वैसे ही कटा हुआ सर का खोपड़ी खुला हुआ। और आखिर ऐसा कौन था जो इन मासूम लड़कियों की इतनी बेरहमी से हत्या कर रहा था? पुलिस की टीम वो दूसरी लड़की के डेड बॉडी फॉरेंसिक लैब में भेज देती है और जब वहाँ से रिपोर्ट आती है वो काफ़ी शॉक करने वाली होती है। वो बताते हैं कि जिसने भी फर्स्ट मर्डर किया है उसने ही सेम पैटर्न पे दूसरे मर्डर को भी अंजाम दिया है, क्योंकि दूसरी लड़की के डेड बॉडी के सर पर वैसे ही दांतों का निशान मिला और दोनों दांतों का डीएनए मैच कर रहा था। मतलब कि खूनी कोई एक ही है जो इन जुर्म को अंजाम दे रहा है। दूसरी डेड बॉडी मिलने से पूरे मसूरी शहर को जैसे अभिशाप लग गया हो। लोग मसूरी शहर को छोड़कर जाने लगे थे। कहीं लोग जाने की तैयारी कर रहे थे। पहली डेड बॉडी का अंतिम संस्कार हुआ नहीं था कि 2 दिन बाद ही दूसरी डेड बॉडी मिल गई। अंकित के फादर को ये दूसरी डेड बॉडी के बारे में जैसे ही पता चले उन्हें थोड़ा शक हुआ। जहां दूसरी बॉडी मिली थी चक्रता गांव के थाने में, अंकित भी घूमने के लिए उधर ही गया हुआ था। जिस दिन अंकित घूमने गया हुआ था उसी के अगले दिन लड़की की डेड बॉडी मिली। तो ये बात अंकित के फादर को खटक रही थी, क्योंकि अंकित के फादर जब भी अंकित से इन मर्डर की बात करते तो उसे किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या अंकित ही वो आदमखोर दरिंदा था जो लड़कियों की बेरहमी से हत्या कर रहा था? क्योंकि जब पहली डेड बॉडी मिली उसके एक दिन पहले ही अंकित क्राइम वाले जगह से बस कुछ दूर में ही बेहोश मिला पड़ा था। दूसरी डेड बॉडी जहां मिली उसके भी एक दिन पहले ही अंकित चक्रता घूमने गया। ये बस कोई संयोग है या अंकित ही वो कातिल है जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी? आगे की कहानी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।